तो चलिए बच्चों, अभी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं एडिशन क्या होता है। बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सपोज हम बोल रहे हैं ए कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका वैल्यू हमें कुछ दिया गया है 3 प्लस माइनस 0.1 सम यूनिट, और बी कुछ एक हमें दिया गया है, चलिए मान लेते हैं 2 प्लस माइनस 0.2 सम यूनिट। ठीक है, तो इसको इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो भी इसका रिजल्ट होगा उसका एक, जो भी ऐड करने से इसका रिजल्ट निकलेगा उसका एक ट्रू वैल्यू होगा और एक मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। तो ट्रू वैल्यू के लिए हम इन दोनों को पहले ऐड कर देंगे, 3 प्लस 2 विच इज 5। मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ रखेंगे, जैसे अभी हमने देखा। तो ये 0.1 प्लस 0.2, तो हमारा आंसर कितना हो गया। चलिए यहाँ पे भी ब्रेक डाउन करके ही लिख देते हैं, ये है 3 प्लस 2। इन दोनों का ऐड प्लस माइनस साइन 0.1 प्लस 0.2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5 प्लस माइनस 0.3, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अभी चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन जो होता है वो है सब्ट्रैक्शन। नाउ विल टॉक अबाउट सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, देख लेते हैं उसमें क्या होता है। सेम वे में लेते हैं, चलिए x इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, और y कुछ एक है, वो है y प्लस माइनस डेल y। ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर। इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस वाई, लेट्स कॉल इट z, विच इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल z। इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हमारे पास क्या आएगा, x प्लस माइनस डेल x माइनस y प्लस माइनस डेल y। जब हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन प्लस को माइनस करता है, माइनस को प्लस करता है। ऑलरेडी हमारे पास दो साइन है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ से इस ब्रैकेट को डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग एनी साइन, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव बोथ द साइंस। ओके, इनको सजा के लिखेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस वाई प्लस माइनस डेल एक्स प्लस माइनस डेल वाई। यहाँ से अगर हम सेम वे में प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल एक्स प्लस डेल वाई। अब इस वाले पोर्शन को अगर हम z मान रहे हैं तो ये हमारा क्या आ गया, डेल z। फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड डेल z विल बी डेल एक्स प्लस डेल वाई। ठीक है बच्चों, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, आसान सा चीज है। एडिशन के केस में हमने मीन एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड किया था, सब्ट्रैक्शन के केस में भी इन्हें हम ऐड ही करेंगे। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, सब्ट्रैक्शन है तो ये मत सोचना कि इन्हें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे भी हम इन दोनों को ऐड ही करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज हम मान लेते हैं a कुछ एक वैल्यू है 5 प्लस माइनस 0.1, b कुछ एक वैल्यू है 2 प्लस माइनस 0.3। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, सपोज उसे मान लेते हैं c, जो है a माइनस बी के बराबर, ये कितना होगा, 5 माइनस 2 प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.3, नॉट 0.1 माइनस 0.3। It is subtraction, still then we have to add them up, add the absolute mean absolute error। 3 plus minus 0.4 will be our answer। ओके, तो ये था सब्ट्रैक्शन। अभी जल्दी से देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। बहुत आसान है बच्चों, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं तो अभी क्लास में ही देखते ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा, अगर ध्यान से क्लास को फॉलो कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है देखते हैं। सपोज x है, अगेन सेम वे में x प्लस माइनस डेल एक्स, y है जो कि है y प्लस माइनस डेल y।
अब हमें z निकालना है जो है x टाइम्स y के बराबर, जिसे हम लिख रहे हैं z प्लस माइनस डेल z. ओके, नाउ x टाइम्स y विल बी हाउ मच? x प्लस माइनस डेल x टाइम्स y प्लस माइनस डेल y. मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई प्लस माइनस एक्स डेल वाई प्लस माइनस वाई डेल एक्स प्लस माइनस डेल एक्स डेल वाई. ओके, अभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस वाले टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे. वी विल ओमिट दिस और नेग्लेक्ट दिस टर्म. व्हाई? बिकॉज बोथ दिस डेल एक्स एंड डेल वाई आर लेस देन 1, है कि नहीं? ये जो डेल एक्स और डेल वाई किसी भी चीज में जो एरर आते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, वो बहुत ही छोटे होते हैं, लेस देन 1 होते हैं. तो दो लेस देन 1 क्वांटिटीज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और छोटे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा छोटे नंबर्स होंगे ये. इन नंबर को हम इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, हमें कुछ ज्यादा फर्क पता नहीं चलेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई वी विल नेग्लेक्ट दिस. So here what we remain with plus minus x del y plus minus y del x. Again we are taking common plus minus. क्या बचा? x del y plus y del x. ठीक है. अब देखिए एक चीज, इस थ्रू आउट से हम x y को डिवाइड कर देंगे. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ बेहतर फॉर्म देखने नहीं मिल रहा है. टू मेक इट better we will divide both sides or both the terms by xy. तो xy से डिवाइड कर देते हैं और देखिए ये कितना खूबसूरत बन जाएगा. अभी ये हो गया हमारा काम. इसको दोनों को कैंसिल कर दिए, सॉरी x x कैंसिल हो गया, y y कैंसिल हो गया. अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रिलेटिव एरर का फॉर्म हमें मिल गया. हमें रिलेटिव एरर का फॉर्म मिल गया. तो वन मोर थिंग, हमने इस साइड राइट हैंड साइड को थ्रू आउट एक्स वाई से डिवाइड कर दिया. देन इन ऑर्डर टू कीप द इक्वेशन करेक्ट वी ऑल्सो हैव टू डिवाइड द सेम क्वांटिटी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था? x प्लस डेल जेड. ये स्मॉल है बच्चों, ये कैपिटल है. ठीक है, ये कैपिटल है, ये स्मॉल है. ये z प्लस डेल जेड को हमने यहाँ लिखा और इसके नीचे हम एक्स वाई को डिवाइड करेंगे. एंड व्हाट वी नो अबाउट एक्स वाई? दिस एक्स वाई इज ओनली z. जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था. तो ये एक्स वाई के जगह पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं z. तो इससे हमें यहाँ पे क्या मिल गया? z अपॉन z विल बिकम 1. दिस प्लस माइनस will retain and this will become del z upon z. Okay, here we will having 1 plus minus, यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों? del y upon y plus del x upon x. ये 1 कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस माइनस हट गए. del z upon z becomes del y upon y del x upon x. यहाँ से हमारा फॉर्मूला क्या बन के आया? इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, डेल जेड दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने पर उनका जो एरर वाला पोर्शन होगा, एरर वाला पार्ट होगा, वो क्या आ रहा है? डेल जेड अपॉन जेड. अगर ये सोल्यूशन का एरर है, रिलेटिव एरर, तो हमें मिलेगा डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल वाई अपॉन वाई. अनलाइक द प्रीवियस टू केसेस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वहां पे हमें डायरेक्टली मीन एब्सोल्यूट एरर्स मिल रहे थे, यहाँ पे हमें रिलेटिव एरर मिल रहा है. क्वेश्चन में अगर हमें आंसर निकालना होगा किसी क्वेश्चन का, तो हम पहले रिलेटिव एरर को फाइंड आउट करेंगे, फिर उस रिलेटिव एरर से हम इस मीन एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करेंगे. ये क्या है बच्चों? मीन एब्सोल्यूट एरर. ये ट्रू वैल्यू. तो जो भी हमें इसका आंसर मिलेगा उसके साथ हम ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मीन एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा. एक सवाल अभी करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा. तो लेट्स मूव टू ए प्रॉब्लम, एन एग्जांपल. सपोज हमें दिया गया है
2 प्लस माइनस 0.1, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है 3 प्लस माइनस 0.2। ठीक है, तो इसका जो भी रिजल्ट हमें निकलेगा वो सपोज हम मान रहे हैं द सोल्यूशन फॉर दिस एक्सप्रेशन इज z प्लस माइनस डेल z, एंड व्हाट वी नो फ्रॉम दिस z विल बिकम हाउ मच, 2 times 3, 2 into 3 which is 6। okay, and what about this del z? We don't know, we need to find. How can we find? हमें ये पता है कि डेल z अपॉन z कितना होगा, इन दोनों के रिलेटिव एरर्स के बराबर। इन दोनों के रिलेटिव, इसका रिलेटिव एरर कितना होगा बच्चों, 0.1 अपॉन 2, 0.1 डेल x 2x प्लस डेल y अपॉन y। तो ये डेल z अपॉन z हमें ये मिला। ये कितना हो रहा है बच्चों, ये आपका हो जाएगा 0.5, सही है ना, नहीं 0.05 प्लस ये आपका हो जाएगा 0.16। ओके, 0.016, सॉरी 0.016। तो इन दोनों को ऐड करने से हमें क्या मिल रहा है, 0.066। ओके, तो ये जैसे ही हमें यहां से मिला तो इसके साथ हम व्हाट इज दिस इज डेल z अपॉन z। तो व्हाट विल बी डेल z, नथिंग बट दिस मल्टीप्लाइड बाय z, एंड व्हाट इज z, 6। तो ये आपका आ गया 0.36 अराउंड। ठीक है, यहां से हमें जैसे ही डेल z मिला तो हम इस सोल्यूशन को क्या लिख सकते हैं, द सोल्यूशन फॉर दिस विल बी z प्लस माइनस 0.36। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं डिवीजन। बहुत आसान है बच्चों, एक बार मैक्सिमम 2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा और आगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेट्स मूव टू डिवीजन, लेट्स सी व्हाट हैपनिंग देयर। तो अगर डिवीजन की हम बात करें, डिवीजन की अगर हम बात करें तो सेम वे में हम ले लेते हैं। x इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल एक्स। यहाँ पे बच्चों हम पहले भी बोले थे, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे, वी आर रिपीटेडली टेकिंग x एंड डेल एक्स। एक्चुअली दीज थिंग्स आर x बार एंड डेल एक्स बार। ओके, जस्ट ए वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम बार रिपीटेडली नहीं ले रहे हैं, बस x डेल एक्स, लेकिन हमारे दिमाग में ये है कि दिस इज द ट्रू वैल्यू एंड दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, x प्लस डेल एक्स एंड लेट्स से y इज इक्वल टू y प्लस माइनस del y। okay, so z will be how much, x upon y, we are taking division, we have to take the ratio। तो x upon y इसे हम मान लेते हैं z प्लस माइनस del z, where this z is for the true value multiple division and this is for the relative error case or for the error one। okay, relative error आ रहा है कि नहीं हमें अभी देखना है। तो इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, चलिए करते हैं। x प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन वाई प्लस माइनस डेल वाई। देखने से बड़ा अजीब लग रहा है, क्या करें इसके साथ। तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हमें पता चल रहा है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हम x और y कॉमन ले रहे हैं तो कुछ एक बात बन रही है। लेट्स डू सो। हम ऊपर से x कॉमन ले लिए, ऊपर बचा क्या, 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाई एक्स। ये बढ़िया फॉर्म में आ गया है रिलेटिव एरर के टर्म्स में। y से y, नीचे वाले से y कॉमन ले लिए तो 1 प्लस माइनस डेल वाई अपॉन वाई, ये भी अच्छे फॉर्म में आ गया है। ओके, नाउ व्हाट वी कैन राइट दिस एज x अपॉन y 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन x। डिनोमिनेटर को हमने ऊपर लिया है विथ -1 पावर 1 प्लस माइनस डेल वाई अपॉन वाई टू द पावर -1 लिख सकते हैं। ओके,
अभी देखो बच्चों, यहाँ पे इस वाले पोर्शन के लिए एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जो शायद अभी आप नहीं जानते होंगे, 11th-12th के मैथ्स में ही वो आता है। उसे हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं, और उसके बिहाफ में, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे एक ऑपरेशन, एक मैथमेटिकल एरिथमेटिक ऑपरेशन पॉसिबल होता है, जिसे अभी हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। ये पढ़ोगे आप बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ना, ये मैथ्स में आएगा अभी आपके आगे, ठीक है। अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम, इस चीज का क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ ऊपर में जो पावर रहता है वो यहाँ आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब यहाँ पे ये -1 है तो यहाँ ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो इसमें कोई फर्क डालेगा क्या? नहीं डालेगा, क्योंकि ये माइनस साइन है, ये प्लस को माइनस करता, माइनस को प्लस करता। हमारे पास ऑलरेडी दोनों साइन से अवेलेबल है, तो इससे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, ये 1 है तो वो इन दोनों को बदलेगा भी नहीं। अगर 2, 3 वगैरह कुछ होते तो यहाँ पे ये ट्वाइस, थ्राइस या ऐसा कुछ होता, लेकिन इससे -1 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली उस -1 को हटा के बाकी चीजें लिख देंगे। x अपॉन वाई टाइम्स 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स टाइम्स 1 प्लस माइनस डेल वाई अपॉन वाई। क्लियर? इससे अभी हम x अपॉन वाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस डेल वाई डेल एक्स या डेल एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल वाई बाई वाई प्लस माइनस डेल वाई अपॉन एक्स वाई। यही आ रहा है हमारा। ओके, अभी देखिए बच्चों, मल्टीप्लिकेशन के केस में हमारे पास सिर्फ यही था, उसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया था। अभी इसके नीचे इतना बड़ा टर्म भी है, एक्स वाई भी है, तो डेफिनेटली दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। ये बहुत ही छोटा वैल्यू कुछ आएगा जो इनके साथ प्लस या माइनस होने से कोई फर्क नहीं डालेगा। तो फॉर दैट रीजन वी विल नेग्लेक्ट दिस टर्म। हमारे पास बच गया इतना। बच्चों अगर आप नोट डाउन कर रहे हो तो मैं ऊपर का थोड़ा इरेज कर रहा हूं, आप पॉज करके नोट कर लेना, फिर आगे देखना, ठीक है। आई एम इरेजिंग दिस मच पोर्शन। ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग नाउ, लेट्स सी। यहां से हमारे पास एक्स वाई और इतना बचा, तो उसी को हम लिख लेते हैं एक्स अपॉन वाई टाइम्स 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल वाई अपॉन वाई। इससे हमने प्लस माइनस को कॉमन ले लिया, तो हम ये लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर है, z प्लस माइनस डेल z के बराबर, जो हमारा सोल्यूशन आ रहा था। ओके, so now what we will do, this z is this xy, yes or no, this z is this xy, तो इसे हम z बोल सकते हैं, और इस z को यहाँ लाके डिवाइड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये z सपोज मान लीजिए नीचे आ गया, तो ये बन गया z प्लस माइनस डेल z अपॉन z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस, जैसा था वैसे ही हमने इधर रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, z अपॉन z विल बिकम 1 प्लस माइनस डेल z अपॉन z विच विल बी इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x प्लस डेल y अपॉन y। हमारा काम बन गया। यहाँ से ये 1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों साइड से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 1 दोनों हट जाएंगे, ये प्लस माइनस का कोई वैल्यू रहा नहीं। तो डेल z अपॉन z बिकम्स, again we are getting the same value, same result as in the case of multiplication, सेम चीज आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल z अपॉन z will be how much, del x upon x plus del y upon y, also in case of division.
तो कहने का मतलब समरी हमें क्या मिला, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी विल गेट मीन एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वी विल गेट रिलेटिव एरर फ्रॉम व्हिच वी नीड टू फाइंड आउट द मीन एब्सोल्यूट एरर इन ऑर्डर टू गेट द आंसर। पहले हम यहाँ पे रिलेटिव एरर मिलेगा, वहां से हम मीन एब्सोल्यूट एरर को आराम से कैलकुलेट करके अपने आंसर में पुट कर देंगे और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, तो इसके बाद डिवीजन के भी एग्जांपल आप लगा सकते हैं, सेम वे में, सेम प्रोसीजर जैसे मल्टीप्लिकेशन में किया वैसे ही होगा। अभी नेक्स्ट एक चीज आता है वो पावर का होता है, लेकिन पावर इज अल्टीमेटली ए टाइप ऑफ पावर इज व्हाट, ए टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओनली। ए टू द पावर एन मतलब ए को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, तो उसका जो फॉर्मूला वो बहुत आसान तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज पावर के टर्म्स में है कुछ है कि x टू द पावर n, तो ये क्या है, ये x अगर x प्लस डेल एक्स है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस डेल एक्स टू द पावर n। अब टू द पावर n का मतलब क्या हो रहा है, x प्लस माइनस डेल एक्स इज गेटिंग मल्टीप्लाइड n टाइम्स, n टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें क्या पता है मल्टीप्लिकेशन में हमें रिलेटिव एरर मिलता है, और इसका सपोज रिलेटिव एरर इसके साथ मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा बच्चों, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर तो रिलेटिव एरर कितना आ रहा था बच्चों, डेल एक्स अपॉन एक्स। डेल एक्स अपॉन एक्स एक के लिए आ रहा है, तो n टाइम्स के लिए क्या हो जाएगा, ये इतना टाइम्स एक्स। देखिए अच्छे से देख लेते हैं, सपोज डेल एक्स अपॉन एक्स आया, फिर दूसरे के लिए भी डेल एक्स अपॉन एक्स आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम रिलेटिव एरर्स को ऐड करते हैं। इसका रिलेटिव एरर ये, इसका रिलेटिव एरर ये, इसका भी रिलेटिव एरर यही आएगा, जितना भी अप टू हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, सबके रिलेटिव एरर उतने आते रहेंगे, और रिलेटिव एरर्स को ऐड करने से हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है, इसके रिलेटिव एरर के बराबर होगा ये, मतलब दिस इज नथिंग बट इक्वल टू डेल एक्स, या इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है, लेट सपोज दिस इज जेड, जेड इज एक्स अपॉन एक्स, तो ये होगा डेल जेड अपॉन जेड, जैसे हम प्रीवियस केसेस में किए थे। यही होगा कि नहीं बच्चों, मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये सारे ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, नीचे सारे एक्स हैं, एक्स कॉमन हो गया, ऊपर ये सारे ऐड होते रहेंगे डेल एक्स, और कब तक ऐड होंगे, ये n टाइम्स तक ऐड होंगे। n टाइम्स तक अगर ऐड हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, n टाइम्स डेल एक्स अपॉन एक्स, है कि नहीं, n टाइम्स डेल एक्स अपॉन एक्स। तो दिस इज द formula for the problem having some exponent or power। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अभी आगे एक थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें थोड़े बहुत ऑपरेशन सारे आ जाएं। तो मान लीजिए हमें किसी एक सब्सटेंस का मास दे दिया गया है, ठीक है, इसका मास सपोज हमें दिया गया है 18 प्लस माइनस लेट सपोज 0.6 kg, ये इसका मास है, और इसका वॉल्यूम भी हमें दे दिया गया है, लेट से 2 प्लस माइनस 0.1 लेट से मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट्स में ही दोनों को रखते हैं। हमें पूछा गया है डेंसिटी विल बी हाउ मच, डेंसिटी कितना होगा। डेंसिटी का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम। तो मास यहाँ पे कितना है, अच्छा देखिए, मास बाय वॉल्यूम मतलब कोई भी दो क्वांटिटीज को हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, लेट से इसे मान लेते हैं डेंसिटी है तो डी ले लेते हैं, तो ये सपोज है डी प्लस माइनस डेल डी के फॉर्मेट में हमारा कुछ आंसर आएगा। अभी ये जो d है ये क्या आएगा बच्चों, 18/2, दोनों का ट्रू वैल्यू का डिवीजन, और ये डेल d हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगा,
हमें इसका रिलेटिव फॉर्म पहले मिलेगा, फिर वहां से हमें इसे फाइंड आउट करना है। तो लेट्स चेक इट आउट। क्या आ जाएगा, डेल डी अपॉन डी विल बी हाउ मच, इसका रिलेटिव एरर कितना होगा, 0.6 अपॉन 18। ओके, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू प्लस इसका रिलेटिव एरर कितना आएगा, 0.1 अपॉन 2 एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। तो ये हमारा कितना आ रहा है बच्चों, 18/6, तो ये कुछ 0.033 के बराबर आएगा। ओके, और ये 0.05 के बराबर आएगा। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.8 के बराबर कुछ। ये क्या है, डेल डी अपॉन डी है। So from here what we can say, del d will be how much, this 0.08 times d, and what is d, d is nothing but 9। तो ये कितना आ जाएगा, 0.72। क्लियर, 0.72 आ रहा है। तो हमें डेल डी मिल गया, हमें डी मिल गया, आंसर इज डी प्लस माइनस डेल डी। सो व्हाट वी कैन से, द डेंसिटी विल बिकम 9 प्लस माइनस 0.72। दिस इज आवर आंसर। ओके, दो चार सवाल ऐसे कर लीजिएगा, आपके पूरे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे। और एक चीज, बहुत टाइम एंट्रेंस वगैरह में शायद नहीं पूछते हैं, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है बोल के, बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऐसे सवालों में सिग्निफिकेंट डिजिट्स को भी एम्फेसिस देना पड़ता है। ठीक है, अगर सपोज हम मान लेते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स को भी हमें देखना है, तो हमने लास्ट क्लास में ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ा था। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक रूल होते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए एक रूल होते हैं। तो जहां जहां पे हमें ऐड करना होगा, यहाँ पे देखिए कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है इस साइन की वजह से, यहाँ पे तो बस इधर एक चीज इधर एक चीज रखना है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे तो इस जगह पे हम एडिशन के रूल्स को फॉलो करेंगे ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे अगर डिवीजन यहाँ पे सपोज इतना अच्छे तरीके से नहीं आ गए, यहाँ पे कुछ डेसिमल के नंबर्स होते हैं, तो वहां पे हमें राउंड अप करने के लिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स को अप्लाई करने के लिए जरूरत पड़ता, तो वहां पे हम अकॉर्डिंगली अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर एंट्रेंस के किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा मिल रहा है और वहां पे आपको सारे ऑप्शंस अगल बगल के दिख रहे हैं, ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसी भी सिग्निफिकेंट डिजिट के प्रॉब्लम को पहचानने का। अगर सारे ऑप्शन अगल बगल हैं तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन सिग्निफिकेंट डिजिट्स का है, क्योंकि वहां पे एक एक डिजिट का वैल्यू रहता है। ठीक है, तो अगर वहां पे एंट्रेंस में आप देख रहे हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चन हैं, तो डेफिनेटली वहां पे आपको सिग्निफिकेंट डिजिट के रूल्स को भी दिमाग में रखना होगा, लेकिन उसके चांसेस वेरी वेरी लेस। डायरेक्टली आइदर इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन रहेंगे, नहीं तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट से क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन बोर्ड में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप सवाल लगाइए, आप अगर कोई दिक्कत आता है आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लीव कीजिए, हम उसे क्लासेस में सॉल्व करेंगे। ठीक, so this is all about units and measurements and basic arithmetic operations in cases of errors. Okay, so now the last portion of this chapter is dimensional analysis, which is very 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 important, but unfortunately we cannot go through that entire topic at this point of time. If you are following my video lectures, I don't think you will have enough knowledge about dealing with such type of problems. क्यों, वो अभी देख लीजिए। Next very important topic is dimensional analysis. ठीक है, डायमेंशनल इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम आगे पढ़ेंगे। क्यों अभी नहीं पढ़ सकते वो थोड़ा समझिए। देखिए पहले इसको नाम को देखते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब तो आप लोग हर कोई जानते होंगे, विश्लेषण करना, किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, इन शॉर्ट किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, मतलब तोड़ मरोड़ के उसको एनालाइज करना, ये एनालिसिस हो गया। एंड व्हाट इज डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब क्या होता है वो थोड़ा समझिए।
डायमेंशन इज द पावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसे दिमाग में रखिएगा, कंफ्यूज मत होना। चलिए यहां लिख देते हैं, व्हाट इज डायमेंशन। ठीक है, द पावर टू विच द फंडामेंटल physical quantities are raised to represent any physical quantity। ठीक है, द पावर, डायमेंशन इज नथिंग बट ए पावर, पावर ऑफ व्हाट, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एंड व्हाट आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, हम लास्ट क्लास, हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल 5 होते हैं। मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी। ये तीनों तो मोस्ट बेसिक है, इसके साथ 2 और होते हैं। एक करंट के लिए कैपिटल ए विच इज फॉर एम्पियर, करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, आगे हम पढ़ेंगे। और एक टेम्परेचर के लिए केल्विन, जिसको हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर द 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन्हीं 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर के रूप में हम किसी चीज को डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे, डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे। और डायमेंशन क्या होता है, वो पावर जो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज का रहेगा। ठीक है, आगे थोड़ा ध्यान से सुनते रहिए, आपको क्लियर होते रहेगा। ठीक है, अभी बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। एक होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, बुक में इसके भर भर के डेफिनेशन रहते हैं, आप कोई भी बुक उठा के पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। मैं बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इन डायमेंशंस के फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विथ देयर एप्रोप्रिएट डायमेंशंस, मतलब पावर्स, जब हम इनको मिला के लिखेंगे, व्हेन रिप्रेजेंटेड इन दिस फॉर्मेट, दैट थिंग विल बी कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। यहां पे देखिए 2 फिजिकल क्वांटिटीज, एक तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और ये मिलकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को। जाहिर सी बात है, ये फिजिकल क्वांटिटी भी कोई एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया। जैसे अगर हम सपोज मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाह रहे हैं, तो मास के लिए हमें क्या पता है, कैपिटल एम होता है, और इसका पावर कितना होता है, 1। तो ये बस इतना ही रह गया। इसी के जगह पे अगर हम बोल रहे हैं, हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल एम। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ इसके डायमेंशन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में क्या आ रहा है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो ये बन जाएगा एल क्यूब, 3 बार मल्टीप्लाई किया, पावर 3 हो गया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एम एल टू दी पावर -3। ये बन गया डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये था मास का डायमेंशनल फॉर्मूला। इस वाले केस में ये फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी दोनों सेम थे। इस वाले केस में ये वाला फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी है, जो कि कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इसे हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं इन 5 के कॉम्बिनेशन में। Okay, so that is why this is called dimensional analysis, because in this analysis we are analyzing the dimensional quantities in terms of fundamental physical quantities. Okay, मतलब fundamental, sorry, in this analysis we are analyzing the any physical quantity in terms of dimensions of their of fundamental physical quantities. ठीक है, in this analysis we are analyzing any physical quantities
in the dimensions or in respect with respect to the dimensions of fundamental physical quantities. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में हम किसी चीज को ब्रेक करेंगे और उनके डायमेंशंस क्या हो रहे हैं हम चेक करेंगे। क्लियर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो बच्चों, ये छोटे छोटे आसान आसान ले रहे हैं क्योंकि आपको इतना ही पता है। अगर आप अभी जस्ट 10 से 11th में आए हो तो फोर्स की बात कर रहे हैं तो ये होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। मास के लिए कैपिटल एम ले लिया, डायरेक्ट मिल गया। एक्सीलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेंथ पर टाइम स्क्वायर, लेंथ के लिए एल, टाइम स्क्वायर के लिए टी स्क्वायर, लेकिन पर है तो -2। क्लियर। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, एम एल टी -2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। ओके, वेरी गुड। अभी देखिए, मैं आपको बता रहा था कि इस चैप्टर को अभी हम पूरे फुल्ली सॉल्व नहीं कर सकते, पढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये पूरा चैप्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। अभी आपने देखा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें किसी चीज का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला का जानना जरूरी है। किसी चीज का, जैसे कि डेंसिटी का हमने लिखा था तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। फोर्स का लिखे, हमें पता है उसका फॉर्मूला। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका फॉर्मूला अभी आप लोग पढ़ेंगे 11th और 12th में, और क्वेश्चन उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को लेके रहते हैं। या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सारे, आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा लीजिए तो उसमें सारे फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूला स्टार्टिंग में दिए रहते हैं, बच्चे उनको रट लेते हैं, फिर इनको सॉल्व करते हैं। बट आई डेफिनेटली वोंट रिकमेंड दैट। आप हमारे लेक्चर्स के साथ बने रहिए, आपको पूरा फिजिक्स मक्खन की तरह लगेगा, एकदम मतलब पीस ऑफ ब्रेड विथ बटर लगेगा। आसानी से आपको सारे फॉर्मूले दिमाग में बैठ जाएंगे, आपको एक भी फॉर्मूला रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पूरे कॉन्सेप्चुअली उन सारी चीजों को डाइजेस्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए जब हम थोड़े बहुत आगे पढ़ लेंगे तो हम इस चैप्टर को फिर बीच में कभी और एक बार पढ़ेंगे, जिससे हमें सारी चीजें बेहतर समझ में आए, विदाउट मगिंग अप एनीथिंग, बिना रट्टा मारे। ओके। और एक इसमें कॉन्सेप्ट है वो अभी बता दे रहे हैं। पहला जो चीज है वो ये है कि कांस्टेंट्स don't have any dimensions, or we can say they are dimensionless. They are dimensionless, मतलब जो कांस्टेंट्स होते हैं। कांस्टेंट का मतलब बच्चों ये मत सोचना सर g इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है बच्चों, ये इसका वैल्यू है, इसे हम कांस्टेंट नहीं बोलते। कांस्टेंट वो क्वांटिटीज होते हैं या वो पैरामीटर्स होते हैं जिनके कोई यूनिट्स नहीं होते। अब जायज बात है, जिसका कोई यूनिट नहीं होगा उसका कोई डायमेंशन बन नहीं सकता। डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि अल्टीमेटली हम डायमेंशनल फॉर्मूला किसी चीज के फॉर्मूला या उसके यूनिट को देख के ही बना रहे हैं, है कि नहीं। तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो बच्चों एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। इसका कितना आ जाएगा, LT-2 इसका डायमेंशन होगा। ओके। यहाँ पे बच्चों एक छोटा सा चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने LT-2 लिखा है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो M0 LT-2 भी लिख सकते हैं। बोथ आर इक्वली गुड एंड करेक्ट। ओके। बस आपको ध्यान इतना रखना है, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसी के डायमेंशनल फॉर्मूला में नहीं है तो आइदर हम उसे बिल्कुल लिखेंगे नहीं, और अगर लिख भी लिए तो उसको पावर 0 देके लिखेंगे, मतलब 0 पावर मतलब वो 1 हो जाएगा, वो कोई फर्क नहीं डालेगा। तो दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके। तो हम बात कर रहे थे कांस्टेंट्स की, तो कांस्टेंट्स आर डायमेंशनलेस और डोंट हैव एनी डायमेंशन। ओके। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओनली like dimensional
physical quantities can be added or subtracted. Only like dimensional. What is like dimensional? Having equal dimension. Equal डायमेंशनल फॉर्मूला। अभी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला देखा, तो जिनके इक्वल डायमेंशनल फॉर्मूला होंगे सिर्फ वही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो पाएंगे। दो अलग चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। इससे एक चीज हमें ध्यान में रखना पड़ता है, जो बेसिक डिफरेंस है यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला में, वो ये है कि अगर हम सपोज कोई एक मास ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ केजी, और कोई सपोज x केजी कोई एक मास है, y ग्राम कोई एक मास है, हम इन दोनों को ऐड डायरेक्टली नहीं कर सकते। आइदर हम केजी को ग्राम में लेंगे, नहीं तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला में इस केजी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला m है, ग्राम का भी डायमेंशनल फॉर्मूला m है, हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं बिकॉज दीज आर मासेस, बोथ दीज आर मासेस ओनली। डायमेंशनल फॉर्मूला में इसलिए हमारा प्राइम फोकस रहता है यूनिट को छोड़ के उसके फॉर्मूला पे, ठीक है। मतलब कहीं पे अगर हम लिख रहे हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम डायमेंशनली हम क्या लिख रहे हैं, मास वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ लेंथ क्यूब, ठीक है। कहीं पे अगर हम लिख रहे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डायमेंशनली इसे हम लिखेंगे मीटर के लिए लेंथ L, टाइम के लिए T स्क्वायर। और एक इंपॉर्टेंट चीज, डायमेंशनल फॉर्मूला को हमेशा थर्ड ब्रैकेट के अंदर ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ओके। इस चैप्टर में बस ये कुछ फंडामेंटल चीजें थी जिसे हमने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। आगे इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत दिमाग में बैठे रहे। इसे हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे जब हमारे पास कुछ अच्छे खासे फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए। जब हम थोड़े बहुत फॉर्मूला, थोड़े अच्छे अच्छे फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ लेंगे, तब हम इसके बारे में दोबारा से अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। सपोज हम मान लेते हैं mx प्लस रो इज इक्वल टू डी, ठीक है। ऐसा कोई एक फॉर्मूला है, रैंडम हमने कोई एक फॉर्मूला चूज कर लिया है, ठीक है। अभी हमें पूछा गया है इन दिस एक्सप्रेशन m इज मास, रो इज डेंसिटी, फाइंड द डायमेंशन, find the dimensional formula for x and d। एक टिपिकल एग्जांपल बस मैं ले रहा हूं, जब फॉर्मूला हमें कुछ पता चल जाएगा तब हम बढ़िया तरीके से इन क्वेश्चन के साथ डील करेंगे, ठीक है। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर x एंड d, ओके। अभी देखिए ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो रहे हैं, तो डेफिनेट बात है अगर ये इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया गया है, इफ दैट इक्वेशन होल्ड्स गुड, अगर वो सही है तो इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होगा। अभी हमने बात किया। अब ये अगर डेंसिटी है तो इसका सीधा सीधा हमें डायमेंशनल फॉर्मूला क्या पता है, मास अपॉन लेंथ क्यूब, है कि नहीं। ये अगर मास अपॉन लेंथ क्यूब है तो इसका भी मास अपॉन लेंथ क्यूब ही होगा। अगर इसका मास अपॉन लेंथ क्यूब है जो कि ये m टाइम्स x, और ये m का डायमेंशन क्या है, मास। m x का डायमेंशन पता नहीं है, तो x का डायमेंशन कितना आ गया, मास अपॉन लेंथ क्यूब। ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ गया m, ये दोनों कैंसिल आउट। x का डायमेंशन कितना आ गया, l टू द पावर -8।
या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L-3 T0। ओके, इसके साथ वो केल्विन और एम्पियर ए और के को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसे लिखा नहीं जाता है। MLT से ही हम सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं अनटिल एंड अनलेस उस डायमेंशनल फॉर्मूला में केल्विन और एम्पियर, टेम्परेचर और करंट का कोई रिक्वायरमेंट ना हो। अगर रिक्वायरमेंट होगा तो वहां पे हम ए और के को भी लिख के रिप्रेजेंट करेंगे विद देयर सुइटेबल डायमेंशन, विद देयर सुइटेबल पावर्स। ओके, तो ये इतना तक क्लियर हो गया। तो यहां से हमें क्या मिल गया, किसके डायमेंशन, एक्स के डायमेंशन मिल गया, जो कि है L⁻³ और m0 L-3 T0। व्हाट अबाउट डी? अगर ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज बने तभी ऐड हो पाए। इन दोनों को ऐड करने से जो बनेगा उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस डी विल बी हैविंग द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज ऑफ रो और एज ऑफ mx। तो रो हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल है, या फिर आप इस m के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली यही आपको आएगा। तो दिस d will having a dimension of m/L-3 T0। ओके, ये था टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट डायमेंशनल। अगर आप फॉर्मूला रटने नहीं चाहते हैं या उस पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप थोड़े ठंड रखिए। हम जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ते रहेंगे हमें नए नए फॉर्मूलाज पता चलते रहेंगे, उस हिसाब से हम थोड़ा बहुत इस चैप्टर के साथ डील करते रहेंगे। ऐसे एटलीस्ट जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे उन सबके डायमेंशनल फॉर्मूला को हम उसी के साथ पढ़ते रहेंगे, ठीक है, उसी के साथ डिराइव करते रहेंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं हमें तो बस अपना कोर्स खत्म करना है, हम तो रट के भी काम चला लेंगे, तो इट्स वेरी गुड, इट्स अप टू यू। आप कोई भी बुक उठा लीजिए, उसमें डायमेंशनल फॉर्मूलाज को आप रट लीजिए। कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, ऑपरेशंस कैसे होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। आप आगे क्वेश्चन लगाइए, अगर कोई प्रॉब्लम दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लीव कीजिए, हम उसे क्लास में डेफिनेटली डील करेंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स आज ओवर हो गया। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग चैप्टर इन क्लास 11th एंड 12th। अगर ये आपको उतना बोरिंग नहीं लगा तो आप यू जस्ट टेक माई वर्ड्स, आगे अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आगे आपको रियल ब्यूटी ऑफ फिजिक्स देखने को मिलेगा। फिजिक्स क्या क्या चीज है वो आपको हमारे लेक्चर्स में पता चलेगा। तो नेक्स्ट क्लास, द नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन वेक्टर्स। वेक्टर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है टोटल फिजिकल वर्ल्ड का, तो उससे हम पहले डील करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और वो वेक्टर आप थोड़ा सा गो थ्रू होके थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से जुगाड़ करके पढ़ के रखिएगा, तो आपको क्लास से बेहतर बेनिफिट मिलेगा, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, henceforth all the lectures will be unique। आपको कहीं से भी थ्रू आउट इंटरनेट, थ्रू आउट फिजिकल वर्ल्ड, आप कहीं से भी सर्च कर लीजिए, आपको उस लेवल के लेक्चर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, एंजॉय द वीडियो। कोई डाउट या कोई भी कमेंट्स अगर कुछ भी रहे कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू लीव दोस कमेंट्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।